नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। दिल्ली में डॉक्टरों का प्रदर्शन तेज, मार्च कर रहे डॉक्टर्स बोले की गई मारपीट। बीजेपी पर हमलावर सोनिया बोली लोकतंत्र व संविधान को दरकिनार किया जा रहा है। आरएसएस के स्वदेशी जागरण मंच की मांग, अमेजॉन फ्लिपकार्ट को भारत से बाहर करो। बीजेपी सांसद बोले 15 लाख तक भ्रष्टाचार में मेरे पास मत आना। देश में बढ़ा ओमिक्रॉन का खतरा, दिल्ली में जिम सिनेमा हॉल्स बंद। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से और ये खबर जुड़ी हुई है डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन की। जी हां, लगभग 11 दिनों से ये मामला चल रहा है कि जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो नीट की काउंसलिंग है उसमें देरी क्यों हो गई है। दरअसल ये जो मामला है ये पूरा सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं फाइल की गई हैं क्योंकि अभी केंद्र सरकार ने जो ईडब्ल्यूएस कोटा है यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का, उसका पैमाना अभी निर्धारित नहीं किया है। उनको कोर्ट को सबमिट करना था ये रिपोर्ट। कोर्ट ने उनसे ये भी पूछा है कि आखिर जो 8 लाख का जो ये पैमाना है ये आपने कैसे सेट किया है 8 लाख की आय वालों का कि वो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं। अब जिसकी चलते जो नीट की काउंसलिंग है उसमें देरी हो गई है। अब आपको बता दें कि नीट पिछले साल 2020 में शेड्यूल था होना, लेकिन कोविड की वजह से उसमें देरी हुई। उसके बाद ये एग्जाम जो मई में होना था इस साल वो जाकर सितंबर में हुआ। लेकिन अब काउंसलिंग को लेकर जो एडमिशंस होने थे, अलॉटमेंट ऑफ कॉलेजेस होना था, उसमें भयानक देरी हो गई है क्योंकि सरकार की तरफ से डिले हो रही है। इसको लेकर तमाम जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। कल आपने देखा था किस तरीके से आईटीओ के ऊपर ये विरोध प्रदर्शन किया गया जिसमें कि बहुत सारे डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया। पुलिस का ये कहना है कि पुलिस कर्मियों के साथ डॉक्टर्स ने मारपीट की, लेकिन इन डॉक्टर्स का कहना है कि डॉक्टरों को पीटा गया, उनको हिरासत में लिया गया और उनसे दुर्व्यवहार किया गया है। तो यहाँ पर दो मसले हैं कि एक तो नीट काउंसलिंग को लेकर जो देरी हो रही है, जाहिर सी बात है कि ये डॉक्टर्स भड़के हुए हैं, उनमें गुस्सा है और वो विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। शांतिपूर्वक ढंग से भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, जैसे कि जो फूल है उसको वापस पुलिस को देने की कोशिश किया एक संकेत में कि अगर आपको याद हो जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तो थाली बजाई गई थी, फूलों की जो पंखुड़ियां हैं वो डॉक्टर्स के ऊपर बरसाई गई थी। तो उसी चीज को उन्होंने रेसिप्रोकेट किया और अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। तो जिसको लेकर सरकार का एक लचर रवैया सामने नजर आ रहा है क्योंकि इन डॉक्टर्स ने, कल भी आपने देखा कि किस तरीके से आईटीओ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करना चाह रहे थे ये डॉक्टर्स, उनको आईटीओ पर रोक दिया गया, उन पर वाटर कैनन्स चलाए गए और ये तमाम विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अब इन डॉक्टर्स ने ये कहा है कि वो हड़ताल करेंगे और जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं, ओपीडी डिपार्टमेंट्स बंद थे, तमाम मरीजों को आज काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो एक तरीके से सरकार का रवैया इसमें नजर आता है कि डॉक्टर्स को कितनी सीरियसली, कितनी गंभीरता से ये सरकार लेती है। ये वही डॉक्टर्स हैं जिनके लिए सरकार ये कहती है कि ये कोविड वॉरियर्स हैं, लेकिन आज इन डॉक्टर्स की परवाह ऐसा लगता है कि सरकार को नहीं है। आखिर ये डॉक्टर्स के क्या एस्पिरेशंस हैं, ये डॉक्टर्स सरकार से क्या चाहते हैं, उनको लेकर सरकार ने ऐसा लग रहा है कि कोई भी अभी तक फैसला नहीं लिया है और जानबूझकर उसमें देरी की जा रही है। लेकिन इससे क्या होगा? इससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी। जो तमाम जो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली के, लेडी हार्डिंग, एलएनजेपी, आरएमएल, बाबा साहेब अंबेडकर, गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये सभी हॉस्पिटल्स बड़े बड़े हैं जहां पर जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो प्रभावित हुई थी। मरीजों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार को ये देरी क्यों नहीं नजर आ रही है? डॉक्टरों के भविष्य से सरकार क्यों खिलवाड़ कर रही है? और जिस तरह राहुल गांधी ने कहा कि ये झूठा पीआर आप करना बंद करिए क्योंकि आपने जो फूलों की पंखुड़ियां हैं वो बरसाई थी उस समय, तो ये झूठे पीआर की जरूरत सरकार को क्यों है? आखिर जो वास्तविकता है, डॉक्टरों की जरूरत है, आखिर सरकार इन चीजों से अपनी आंख पर पट्टी क्यों बांध रही है? ये बड़ा सवाल है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। दूसरी खबर में बात करते हैं कांग्रेस के स्थापना दिवस की। जी हां, आज 137वां स्थापना दिवस कांग्रेस ने मनाया। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और आज स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी ने झंडारोहण किया और झंडारोहण के दौरान एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज भी हो गई कि वो जब ध्वज फहरा रही थी तो उन्हीं के हाथ में कांग्रेस का झंडा गिर गया। ये तो विजुअल भी अपने आप में एक बहुत ही सांकेतिक
दृश्य था, क्योंकि कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि इस समय कांग्रेस अपनी ही पार्टी को संभाल नहीं पा रही है और कांग्रेस की कमान किसके हाथ में है ये पता नहीं। तो जब वो ध्वजारोहण के दौरान जब वो झंडा सोनिया गांधी के हाथों में गिर गया तो एक तरीके से ये देखने को मिला और कई लोग इस बात की चर्चा भी कर रहे थे कि आखिर सोनिया गांधी ही क्या कांग्रेस को संभालेंगी या नहीं संभाल पा रही हैं। इसको लेकर इस तरीके के संकेत नजर आए। लेकिन उससे भी बड़ी बात थी जो सोनिया गांधी ने अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि देश का जो नागरिक है आज वो बहुत ही असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है, भयभीत महसूस कर रहा है और लोकतंत्र और संविधान को दरकिनारे किया जा रहा है और तानाशाही की ओर हम बढ़ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल एक पार्टी ही नहीं है बल्कि एक आंदोलन का नाम है और आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का क्या योगदान रहा है ये चीजें किसी से छिपी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि आज उसी इतिहास को झुठलाया जा रहा है, उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जो गंगा जमनी तहजीब के लिए जो भारत जाना जाता था उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि इस विरासत को हम मिटने नहीं देंगे। तो इन तमाम तरीके की बातें सामने आई हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज सोनिया गांधी अपनी पार्टी में जो नेतृत्व को लेकर एक संकट पैदा हो रहा है उससे कैसे निपटेंगी। कांग्रेस को एक बतौर पार्टी खड़ा करने के लिए आज सोनिया गांधी क्या करेंगी। चुनाव में कांग्रेस की हार लगातार होती जा रही है, नेतृत्व का संकट है, कोऑर्डिनेशन का संकट है, लोग छोड़ कर जा रहे हैं। ये तमाम चुनौतियां हैं इस समय कांग्रेस के सामने। और आखिर हम जिसे आला कमान कहते हैं वो आला कमान कौन है। कांग्रेस का अध्यक्ष अभी तो फिलहाल अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, लेकिन अध्यक्ष पद की जो बागडोर है वो असल में वो किसके हाथ में आएगी। गुटबाजी कांग्रेस में नजर आती है और केंद्रीय नेतृत्व में ही नहीं बल्कि राज्यों के स्तर पर भी जिस तरीके की गुटबाजी हो रही है उससे सीधा सीधा खामियाजा कांग्रेस को ही भुगतना पड़ रहा है। अभी पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, यूपी में चुनाव है। कांग्रेस का क्या रोल इन राज्यों में रहेगा अभी किसी को कोई पता नहीं है। कैंपेन जरूर हो रहा है, एक सेंट्रल लेवल पर कांग्रेस एक नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश कर रही है जिसमें बार बार यही बातें कही जा रही हैं जो आज सोनिया गांधी ने अपने संबोधन में कही। लेकिन राज्यों के स्तर पर क्या होगा। पंजाब में अमरिंदर सिंह ने छोड़ दिया, अभी हरीश रावत ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस को चुनौती दे रहे थे। उधर यूपी में कांग्रेस की कोई प्रेजेंस नहीं है। हाँ मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस तरीके के नैरेटिव से प्रियंका गांधी जरूर कोशिश कर रही हैं कि वो एक जान फूकने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन कांग्रेस दूर दूर तक इन राज्यों में बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही है। और क्या कांग्रेस जीत कर आ पाएगी। और जीतने के लिए जो मंत्र कांग्रेस के पास होना चाहिए कि बीजेपी को कैसे काउंटर करेंगे, उस मंत्र की आज कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है। और इससे कांग्रेस कैसे निपटेगी ये एक बड़ा सवाल है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। तीसरी खबर में बात करते हैं आरएसएस के स्वदेशी जागरण मंच की। जी हाँ, आज स्वदेशी जागरण मंच ने ये मांग की है कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को भारत से बाहर किया जाए। उनका 2 दिवसीय एक सम्मेलन था जो आज खत्म हुआ और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया है जिसका नाम ही है कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को भारत में ऑपरेट करने की इजाजत ना दी जाए। अभी कुछ ही महीने पहले आरएसएस की जो मैगजीन है पंचजन्य उसमें ये लिखा गया था और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर ये आरोप लगाए गए थे कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी तरीके से जो पूरी मार्केट है ऑनलाइन मार्केट वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो छोटे मझोले जो कारोबारी हैं उनको काफी नुकसान पहुंच रहा है। और इसके अलावा जो एक और चीज उनके खिलाफ बार बार आरोप लगता है कि वो किस तरीके से ईसाईकरण कर रहे हैं भारत का। और उनके जो प्राइम वीडियोस हैं उसको लेकर भी बार बार ये कहा जा रहा है कि जो हमारी जो हिंदू वैल्यूज है, जो हिंदू के जो संस्कृति है और उस पर एक तरीके से प्रहार किया जा रहा है। पिछले ही महीने जब सितंबर के महीने में अमेजॉन के बारे में लिखा गया था तो अमेजॉन को की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की गई थी कि किस तरीके से हिंदू वैल्यूज पर एक अटैक है, ईसाईकरण कर रही है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। तो आज स्वदेशी जागरण मंच ने एक ये बड़ी मांग सामने रखी है, लेकिन देखना यह होगा कि इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि सरकार ने ही इसको परमिशन दी थी, सरकार के ही सिस्टम में इसको परमिशन मिली थी कि ये ऑपरेट करे और ऑनलाइन मार्केट स्पेसेस में इन कंपनीज को जगह दी जाए। लेकिन अगर आरएसएस इस बात को कह रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है और जैसा कि ये कहा गया कि आज भी इस प्रस्ताव जो पारित हो रहा था तो उसमें ये कहा गया कि जब इन भ्रष्टाचारी ऑफिसर्स के बारे में पता चलेगा तो इन भ्रष्टाचारी ऑफिसर्स जिनकी मिली भगत से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट इस देश में
तरक्की कर रहे हैं तो उन अफसरों को लीव पर भेज दिया जाएगा, उनकी छुट्टी कर दी जाएगी, ताकि जो ये जांच की जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष तरीके से की जाए। तो एक तरीके से भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है स्वदेशी जागरण मंच। तो आरएसएस भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। बीजेपी की सरकार ये कहती है कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, हमारी जो सरकार है वो बिल्कुल भ्रष्टाचार में बिलीव नहीं करती। तो सरकार ये बताए कि जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को इस तरीके की परमिशन दी गई है, तो मोदी सरकार की नाक के नीचे अगर ये चीजें हो रही हैं तो उसे कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है। और दूसरी बात, दो यहां पर चीजें हो रही हैं कि जो जिस तरीके से ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं और ईसाईकरण के आरोप स्वदेशी जागरण मंच ने लगाए हैं, तो उससे भी बीजेपी के ऊपर ही उंगलियां उठ रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या आरएसएस अब बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो आरएसएस का एजेंडा था वो किसी न किसी तरीके से बीजेपी पूरा नहीं कर पा रही है, और एक असंतोष आरएसएस में नजर आ रहा है। ये उसका भी संकेत है कि बीजेपी भ्रष्टाचार की बात कर रही थी और बीजेपी भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाई, आज उसका आईना आरएसएस ने दिखाया है। ईसाईकरण की बात कही गई है, एक तरीके से एजेंडा और पैटर्न दिख रहा है सामने, किस तरीके से चर्चेस पर हमले हो रहे हैं, ईसाइयों पर हमले बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आरएसएस संतोषजनक नहीं है इन चीजों को लेकर। तो एक तरीके से आरएसएस आईना दिखाने की बीजेपी को कोशिश कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में बीजेपी की जो सरकार है वो कैसे मुंह दिखाएगी, बाकी जो देश हैं उनको क्या जवाब देगी कि ये किस तरीके का देश है जहां पर जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं उनको हम ऑपरेट करने की इजाजत नहीं देते। और ये कौन नहीं देता? जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी का, आरएसएस। तो अब इसमें समन्वय कैसे बनेगा, इससे सरकार कैसे निपटेगी, ये तमाम बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट 80% जो ऑनलाइन मार्केट है उसको कैप्चर करके बैठ चुके हैं। तो क्या ऑनलाइन मार्केट, जो ऑनलाइन बाजार है, क्या भारत से खत्म हो जाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, और वो भी एक ऐसे समय में जब कोरोना की महामारी फिर से बढ़ रही है, लोग ऑनलाइन पर ही ज्यादा जा रहे हैं। तो ऐसे समय में क्या ऑनलाइन बाजार को हटाना मोदी जी के लिए क्या इतना आसान होगा? ये सारे बड़े सवाल हैं, इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्र की। जी हाँ, जनार्दन मिश्र का एक बयान है जो काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जनार्दन मिश्र ने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि 15 लाख का भ्रष्टाचार क्या वाकई में भ्रष्टाचार है? इसे मैं नहीं मानता। और रीवा में एक कार्यक्रम था जिसमें वो संबोधन कर रहे थे और सरपंचों की बात कर रहे थे कि सरपंचों के लिए जो खर्च करना होता है आमतौर पर वो 7 लाख रुपए खर्च करते हैं, और क्योंकि महंगाई बढ़ गई है तो 7 लाख रुपए और आप जोड़ लीजिए और 1 लाख उसमें और आप एडिशनल लगा दीजिए, तो 15 लाख का भ्रष्टाचार कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसा मानना है बीजेपी के जनार्दन मिश्र का। ये वही जनार्दन मिश्र हैं जिन्होंने ये कहा था कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो मोदी जी की दाढ़ी से निकलती है। तो इस तरीके के विवादित बयान करना जनार्दन मिश्र के लिए नई बात नहीं है, लेकिन 15 लाख का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नहीं है, ये बात जो सामान्य जनमानस से बिल्कुल परे नजर आती है। और ये वही पार्टी है जो ये कहती है कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और उधर बीजेपी का एक सांसद उसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि देखिए 15 लाख का भ्रष्टाचार कोई भ्रष्टाचार नहीं है। यानी कि 15 लाख रुपए की अगर घूस दी जाती है बीजेपी की सरकार में तो वो गलत बात नहीं है, और इस बात की शिकायत लेकर भी आना गुनाह है, ऐसा मानना है। कम से कम इसी तरीके के ख्याल आते हैं अगर जनार्दन मिश्र का आप ये वक्तव्य पढ़ें। तो क्या ये वही सरकार है? क्या ये वही सरकार के सांसद हैं जो सरकार ये कहती है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन 15 लाख का भ्रष्टाचार आसानी से खा लूंगा? तो ये बात किसके गले उतरेगी, इसे आप ही बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की। जी हाँ, भारत में ओमिक्रॉन के 653 मामले सामने आ गए हैं, जहां सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य हैं उसमें महाराष्ट्र है, जहां पर 167 केसेस सामने आए हैं। दिल्ली में 165, केरला तीसरे नंबर पे है। तो ये जो खतरा है ये बढ़ता चला जा रहा है। आज दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने एक समीक्षा बैठक की थी, उसके बाद कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें कि दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और जिसके तहत नाइट कर्फ्यू लगेगा 10 बजे से 5 बजे तक। शॉप्स, जो दुकानें हैं और जो मॉल्स हैं, उसमें ऑड इवन का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। ऑड इवन फॉर्मूला से दुकानें खुलेंगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को
जारी रखा गया है। जो इंडस्ट्रीज हैं, जो उद्योग है, वो बंद नहीं होगा। जो रेस्टोरेंट्स हैं वो 50% कैपेसिटी पर चलेंगे 8 से 10 बजे तक। बार्स 12 बजे से 10 बजे तक खुले रहेंगे। होटल्स खुले रहेंगे, लेकिन बैंक्वेट हॉल है और जो कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं वो बंद रहेंगे। मेट्रो 50% की कैपेसिटी पर ही चलेगी। और शादी, कोई सेरेमनी हो या अंत्येष्टि हो, उसमें 20 लोगों से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं मिलेगी। जो प्राइवेट दफ्तर है उनमें भी 50% कैपेसिटी पर ही लोग काम करेंगे। तो यानी कि एक तरीके से हम प्रतिबंध की तरफ फिर से बढ़ रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो मामूली नहीं है। लेकिन ये इन्फेक्शन अभी कितना बढ़ेगा, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि जो तीसरी लहर है उसकी शुरुआत हम एक तरीके से देख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आपने 20 लोगों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन ये वही आम आदमी पार्टी की जो सरकार है बाकी राज्यों में जाती है तो उसे भीड़ जुटाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां चुनाव हो रहे हैं। वही चीज मोदी जी के ऊपर है, मोदी जी की सरकार के ऊपर लागू होती है कि हम प्रतिबंध वेडिंग सेरेमनीज, अंत्येष्टि पर और इन तमाम चीजों पर प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन चुनावी रैलीज को कैसे खत्म किया जाएगा? अगर हर चीज वर्चुअल स्पेस में है, 50% कैपेसिटी पर हम चीजें कर रहे हैं, तो आखिर चुनाव में भी ये चीजें, चुनावी रैलीज पर ये चीजें क्यों नहीं लागू हो पाती हैं? लेकिन अब ये देखना होगा। चुनाव आयोग इस समय यूपी के दौरे पर है और क्या चुनाव को स्थगित किया जाएगा, ये सारी बड़ी बातें हैं। लेकिन फिलहाल ओमिक्रॉन का संकट ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से दिख रहा है और कई डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि मिड जनवरी और फरवरी में हालात बिल्कुल बेकाबू हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें अपनाना होगा। तो सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।